हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर एज फिट एज अ फिडल, कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और जितने ठीक आप हैं उतनी ही ठीक आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। तो इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपका प्यारा सा साथी, आपका दोस्त हर्ष प्रताप सिंह, आपके सामने फिर से हूँ ईडियम्स और फ्रेजेस के फोर्थ पार्ट में। ये जो सीरीज चल रही है इसमें सबसे ज़्यादा यानी कि जो 200 मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स और फ्रेजेस हैं उनकी ये सीरीज है। और इस सीरीज में हम इस फोर्थ पार्ट में हैं। तो बहुत ही आसानी से हम इन ईडियम्स और फ्रेजेस को समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, पूरी मेहनत लगा देंगे, जी जान लगा देंगे, जिससे कि हम अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये पहला क्वेश्चन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कॉक एंड बुल स्टोरी। इसको बहुत ही ध्यान से समझना। कॉक एंड बुल स्टोरी ये 10 टाइम्स एसएससी में पूछा गया है और 3 टाइम्स इसको अदर एग्जाम्स ने पूछा है। तो कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है ऐसी कहानी जिसका कोई सिर पैर ना हो। ऐसी कोई कहानी जिसका कोई सिर पैर ना हो। जैसे कि मानो मेरे दोस्त ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। कहानी आप बहुत ध्यान से सुनो कि शिकारी एक शिकारी घोड़े पर बैठकर जंगल पहुंचा। शिकार करने के लिए घोड़े पर बैठकर जंगल पहुंचा, और जंगल पहुंचते ही उसने साइकिल में ब्रेक लगाई और बाइक को स्टैंड पे खड़ा करता हुआ कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला, और जल्दी से उसने अपनी तलवार निकाली और निशाना साधा, और निशाना साधते हुए टाइगर पर गोली चला दी। कुछ मैच हुआ? कुछ भी मैच नहीं हुआ। तो ऐसी कहानी जिसका कोई सिर पैर ना हो, ऐसी कहानी को कहा जाता है कॉक एंड बुल स्टोरी। यानी कि ऐसी एब्जर्ड स्टोरी जिस पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो, तो उसी को बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब होता है किसी को जानबूझकर, डेलिबरेटली, नोइंगली अवॉइड कर देना, नजरअंदाज कर देना, जानबूझकर किसी इंसान को। जैसे कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिनको हम जानबूझ के इग्नोर करते रहते हैं, और कुछ लोगों के फोन नंबर्स तो मैंने इस वजह से सेव किए हैं कि पता चल जाए कि ये उसका फोन है और उसको ना उठाना पड़े। सो सिंपल, ठीक है। तो किसी को जानबूझकर नजरअंदाज करना क्या कहलाता है? गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब होता है जैसे कि कुछ लोगों से पूछो और भाई क्या हाल है, भाई वो पूरी कहानी बताने लग जाते हैं कि तुझे बताता हूँ क्या हाल है, देख ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया। तो पूरी कहानी मत बताओ, शॉर्ट में बता दो। कैसे बता दो? शॉर्ट में बता दो। तो कोई चीज जब आपको शॉर्ट में जाननी हो तो क्या बोल सकते हैं हम उसकी जगह पे? इन अ नटशेल। क्या बोल सकते हैं? इन अ नटशेल बोल सकते हैं। सो सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन द सेम बोट। इन द सेम बोट, इसका मतलब होता है एक जैसी स्थिति में होना, एक जैसी स्थिति में होना, एक जैसी परेशानी में होना, एक जैसी डिफिकल्टी में होना। उसी को क्या बोलते हैं? टू बी इन द सेम बोट। यानी कि मैं भी इसी स्थिति में हूं और सामने वाला भी इसी परेशानी वाली स्थिति में है। तो हमारी स्थिति क्या हो गई? क्या बोल सकते हैं वहां पे? वी आर इन द सेम बोट। वी आर इन द सेम बोट। सो सिंपल। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको पुट नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पुल। क्या बोलेंगे? इसको हम पुल बोलेंगे, ठीक है। पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुट नहीं है ये है पुल योर सेल्फ टुगेदर। इसका क्या मतलब होता है? कई बार कई सिचुएशन लाइफ में ऐसी आती हैं जहां पर आपको लगता है कि आप नर्वस हो जाएंगे, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आप टूटकर बिखर जाएंगे, लेकिन आप ऐसी स्थिति में परेशान ना होकर, नर्वस ना होकर अपने आप को कंट्रोल कर देते हैं। तो वही क्या कहा जाता है? पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर। जैसे कि मानो कोई रेसर है, कोई रनर है, वो दौड़ के आया और बेचारा हार गया, तो वो परेशान होने लगा। तभी कोच ने क्या कहा? हे, पुल योरसेल्फ टुगेदर। यानी कि अपनी भावनाओं पर, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करो और दोबारा से मेहनत करो। पुल योरसेल्फ टुगेदर यानी कि खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल कर देना, खुद को बिखरने न देना। पुल योरसेल्फ टुगेदर। तो कितनी भी निराशा हाथ लगे, पुल योरसेल्फ टुगेदर। कभी भी अपनी फीलिंग्स को बेकार मत होने दो, कभी भी डिप्रेशन फील मत करो। नेक्स्ट, अ डार्क हॉर्स। इसका मतलब होता है ऐसा इंसान, ऐसा ऐसा इंसान जिससे जीतने की कोई उम्मीद थी ही नहीं। ऐसा कोई इंसान जिससे जीतने की कोई उम्मीद थी ही नहीं, लेकिन वही जीत गया। अनएक्सपेक्टेड विनर, क्या बोलते हैं इसको? अनएक्सपेक्टेड विनर। वो कौन होता है? अ डार्क हॉर्स। क्या बोलते हैं उसको हम? अ डार्क हॉर्स यानी कि छुपा रुस्तम। वो पहले अपनी क्वालिटी नहीं बताता लेकिन बाद में जीत जाता है। नेक्स्ट, अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन यानी कि इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा सस्ती है। सस्ती है इसीलिए इट हैज नो वैल्यू।
इसीलिए इट हैज नो वैल्यू, इसीलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई चीज जो बहुत सस्ती होती है उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, तो उसी को क्या बोलते हैं, अ डाइम अ डजन। यानी कि डाइम का मतलब होता है फूटी कौड़ी, और फूटी कौड़ी में कोई चीज अगर दर्जन भर मिल जाए तो उसकी क्या ही वैल्यू है, उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? ठीक है, बढ़िया। अ स्टोन्स थ्रो, या फिर हो सकता है क्या, एट अ स्टोन्स थ्रो। ठीक है ना, इसका मतलब होता है बहुत ही पास। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है बहुत ही पास। जैसे कि मानो तुम्हारा ये घर है, ठीक है, ये ऐसा वाला घर है बचपन में जो हमारा घर होता था, ठीक है ना भैया, ये ऐसा वाला तुम्हारा घर हो गया। अब इस घर के ही बराबर में, तुम्हारे इस घर के ही बराबर में, बिल्कुल यही बराबर में क्या है, तुम्हारा स्कूल है। क्या है तुम्हारा, वहां स्कूल है तुम्हारा, है ना भैया। तो तुम्हारा जो घर है उसके पास, बहुत पास, वेरी नियर ही क्या हो गया, तुम्हारा स्कूल हो गया। तो योर स्कूल इज एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, या फिर एट अ स्टोन्स थ्रो अवे। सिंपल सी बात। तो इसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही पास है, कोई चीज जो बहुत ही पास है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एट अ स्टोन्स थ्रो। क्या बोलते हैं उसको हम, एट अ स्टोन्स थ्रो। समझे आप? हाँ जी भैया। यहाँ पे ये लिखा हुआ है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब होता है कि आपने कोई प्लान बनाया, वो अनसक्सेसफुल रहा, अब नया प्लान बनाएंगे। यानी कि फिर से प्लान बनाना, फिर से स्टार्टिंग करना, फिर से नया प्लान बनाना और फिर से नई स्टार्टिंग करना, वो क्या होता है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। क्या बोलते हैं उसको, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं, फिर से स्टार्ट करना। नेक्स्ट, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क। टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, यानी कि इस तरीके से काम करना कि वो काम सक्सेसफुल ही ना हो। इस तरीके से काम करना कि वो सक्सेसफुल ही ना हो। जैसे कि मानो आप लकड़ियां काटने गए और उसी डाल पर बैठकर आप काट रहे हो, जिस डाल पर आप बैठे हो आप उसी को काट रहे हो, तो आप क्या सक्सेसफुल हो सकते हो? कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि आप गिरोगे गिरोगे टूट जाओगे। तो इस किसी काम को इस तरीके से करना कि वहां सफल होने का मतलब ही ना पैदा हो, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है। नेक्स्ट, बी ऑल ईयर्स, ध्यान से सुनना। बी ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है, पूरे ध्यान से सुनना, पूरे मन से सुनना। क्या कह जाता है, बी ऑल ईयर्स, बहुत ध्यान से सुनना, लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है। नेक्स्ट, बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट इज बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि इतनी मेहनत करना, इतना कठिन परिश्रम करना, इतनी मेहनत करना कि दिन रात एक कर देना, इतनी मेहनत करना कि दिन रात एक कर देना। क्या कह जाता है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्या कह जाता है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है रिजेंबल पेरेंट्स। रिजेंबल पेरेंट्स यानी कि जैसा बाप वैसा बेटा। अप, अपने माता पिता की तरह होना, अपने माता पिता की तरह होना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अपने माता पिता की तरह होना। गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड, कोई चीज जो आपकी अब पहुंच से बाहर है, आपके कंट्रोल से बाहर है, उसको क्या बोलते हैं, गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड, जैसे कि आई डोंट लेट, आई डोंट लेट माई बाइक गेट आउट ऑफ हैंड, यानी कि मैं अपनी बाइक को अपने कंट्रोल से बाहर नहीं होने देता, ठीक है ना। तो किसी चीज को, किसी चीज को कंट्रोल से बाहर हो जाना, किसी चीज का कंट्रोल से बाहर हो जाना क्या कहलाता है, गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड, ठीक है, ध्यान दो, हाथ से बाहर ना निकल जाए, ठीक है, कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। पुल समवंस लेग। पुल समवंस लेग, इसका मतलब होता है किसी की टांग खींचना। टू मेक जोक ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को टीज करना, किसी को सताना, किसी किसी को परेशान करते रहना, ठीक है, वो क्या कह जाता है, पुल समवंस लेग। जिस इंसान को परेशान करते हो उसको यहां लगा दो, ठीक है ना। जैसे कि आई पुल माई फ्रेंड्स लेग, माई फ्रेंड्स लेग, ठीक है ना। तो आई पुल माई फ्रेंड्स लेग, यानी कि मैं अपने दोस्त को तंग करता रहता हूँ, अपने दोस्त को परेशान करता रहता हूँ, उसको चिढ़ाता रहता हूँ,
और उसकी टांग खींचता रहता हूं। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम इन ईडियम्स को और ये तो इन्हीं की बात नहीं, इनके अलावा और भी बहुत सारे ईडियम्स हैं, उनको भी हम बहुत अच्छे तरीके से सीखते रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, ये था पार्ट 4। कौन सा था? पार्ट 4। इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट को भी देखो, फर्स्ट को भी देखो, सेकंड को भी देखो, और सेम इसी तरीके से हम एक और सीरीज चला रहे हैं। वो सीरीज है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। तो उसमें 5 पार्ट कंप्लीट हो गए, बहुत ही जल्द आपको 6 पार्ट उसका मिल जाएगा। और ये ईडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट 4 है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का, ये ईडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट है, ठीक है। और चैनल पर आप जाकर देख सकते हो और सीख सकते हो। तो ऐसे ही इंग्लिश सीखते रहिए और दी इंग्लिश अल्फा से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।